बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जी एटम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एटम के बारे में जो ग्रीक हिस्ट्री है या जो लेटेस्ट हिस्ट्री है वो क्या कहती है और हम एटम तक कैसे पहुँचे और हम इसको एटम क्यों बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट कि एटम क्या है और एटम सबसे पहले किसने कहा। तो उससे पहले हम थोड़ी ग्रीक हिस्ट्री को देख लेते हैं। ग्रीक्स जो हैं उनकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी उस दौर में रिसर्च की, लेकिन उनकी रिसर्च में एक कमी थी कि वो प्रैक्टिकल नहीं थे करते, यानी कि एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। तो एक्सपेरिमेंट ना करने की वजह से वो उनकी बहुत सारी फाइंडिंग जो है ना वो आज लेटेस्ट दौर में गलत साबित हो गई। वक्तन फ़क्तन उसी दौर में ही गलत साबित होना शुरू हो गई थी। तो ये ग्रीक हिस्ट्री के अंदर एक साइंटिस्ट आता है डेमोक्राइट्स। 400 BC में उसने एक कॉन्सेप्ट दिया मैटर के बारे में कि मैटर कुड नॉट बी डिवाइडेड इनडेफिनिटली, कि मैटर को हम मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। यानी अगर हम मैटर को तकसीम करेंगे तो उसके जो छोटे पार्टिकल आएंगे वो सबसे छोटे पार्टिकल, उसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। उसने डेमोक्रेट्स ने उन छोटे पार्टिकल्स को, स्मॉल पार्टिकल्स को नाम दिया आटम का। आटम्स, आ मतलब नॉट, टम बोलते हैं काटने को, यानी ऐसी चीज़ जिसको काटा ना जा सके। जल्दी इसकी थ्योरी गलत साबित हो गई थी, क्योंकि अगेन आपको मैंने बता दिया कि ये जो थ्योरी थी जस्ट थ्योरी थी, एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर नहीं था किया गया। उससे नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट है अरिस्टोटल। उस दौर में एक और बात भी थी कि लोग साइंटिस्ट के ऊपर इतना यकीन कर लेते थे कि वो जो भी बात कहती है उसको सच मान लिया जाता था। हत्ता कि बहुत सारी गलत बातें साइंटिस्ट ने की जिनको कई साल लोगों ने ठीक मानते रहे। जैसे उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे देख लें कि अरिस्टोटल ने एक बात कही जो 2000 साल तक लोग सही मानते रहे, बाद में जाके गलत साबित होगी। तो ये बात शो करती है कि वो लोग साइंटिस्ट के ऊपर, ये मायानाथ साइंटिस्ट थे, उस दौर के मशहूर साइंटिस्ट थे, इस वजह से लोग इनकी बातों पे यकीन कर लिया करते थे। तो इसने भी एक बात कही कि हर चीज़ यानी कि मैटर जो है वो 4 चीज़ों से मिलके बनी है, अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर, आग, हवा, पानी और मिट्टी। मतलब ये कि मेरी बॉडी भी 4 चीज़ों से मिलके बनी है, आपकी बॉडी भी, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो 4 चीज़ों से मिलके बनी है। इसकी एक एग्जांपल है मेरे जहन में आ रही कि जैसे मेरे पास एक चांदी है, वो भी 4 चीज़ों से मिलके बनी है, जो सोना है वो भी 4 चीज़ों से मिलके बना है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनके प्रपोर्शन का है कि किसी में मिट्टी ज़्यादा होगी, किसी में वाटर ज़्यादा होगा। यानी ये हो सकता है कि चांदी में पानी कम हो और गोल्ड में पानी ज़्यादा हो, एक दूसरे के कंपेयर के हिसाब से। आग की क्वांटिटी गोल्ड में ज़्यादा हो और उसमें कम हो। तो मतलब क्या हुआ, इन 4 चीज़ों को हम चेंज करते रहें, इनकी प्रपोर्शन को चेंज करते रहें, तो इट मीन कि हम गोल्ड बना सकते हैं, चांदी को भी गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये बात उस दौर के साइंटिस्ट के जहन में भी आई, उन्होंने भी ये सोचा कि हम गोल्ड को बना सकते हैं। तो उन्होंने फिर इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी। कई साइंटिस्ट ने ऐसे भी थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी बस इसी के ऊपर रिसर्च की कि हम जी चांदी को सोना बना के रातों रात अमीर हो जाए, क्योंकि ये भी एक नेचुरली ह्यूमन के अंदर एक हैबिट है कि वो रातों रात अमीर होना चाहता है। तो डेफिनेटली साइंटिस्ट भी तो इंसान ही हैं, वो भी तो चाहते हैं कि वो भी रातों रात अमीर हो जाएं। तो उन्होंने काफ़ी वर्क किया, लेकिन वो सारी ज़िंदगी लगाने के बावजूद भी चांदी को सोना नहीं बना सके। इस तरह उनकी ये थ्योरी भी गलत साबित होगी। तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर हम
देखते हैं। एक और साइंटिस्ट है जी, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने 1808 के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट थे, कुछ पॉइंट्स हैं। हम उन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम। हर चीज़ मैटर की एटम से मिलके बनी है। यानी आपकी बॉडी, हमारी बॉडी, जो भी इर्द गिर्द हम एनिमल्स, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो सारे के सारे मैटर हैं। क्योंकि मैटर उस चीज़ को बोलते हैं जिसका मास भी हो और जगह भी गिरे। तो एवरीथिंग, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें सारी मैटर ही कहलाती हैं। फिर तो आपके जहन में आता होगा कि अगर हर चीज़ मैटर है तो फिर नॉन मैटर कौन सी है। तो नॉन मैटर सारी चीज़ें जो मैटर हैं, तो नॉन मैटर फिर चीज़ें हैं जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहादुरी। बहादुरी क्या है उसकी कोई वेटेज, है उसका कोई वेट या उसका कोई जगह गिरती हो। जहानत, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। खूबसूरती, जायका, तो ये नॉन मैटर्स हैं। लेकिन जो चीज़ें हम जिसको टच कर सकते हैं, जिसका वज़न होता है, वह भी हत्ता के मैटर है। ये तमाम के तमाम जो एटम्स हैं वो एक ही किस्म के एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट। ये एटम जो हैं वो एलिमेंट के अंदर डिफरेंट होते हैं। यानी एक एलिमेंट ज़रूरी नहीं कि एक ही किस्म से एटम से मिलके बना हो, वो मुख्तलिफ किस्म के एटमों से भी मिलके बना हो सकता है। एटम आर रीअरेंज इन केमिकल रिएक्शंस। जब कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें एटम अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। जैसे कि O2 और H2 दोनों मिलते हैं तो 2H2O बनता है। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन ने और हाइड्रोजन ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया और अपने आप को रीअरेंज किया। पहले O2 था और H2 था, अब एक O और 2H हो गए हैं। तो दैट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन के हम डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि जिसमें कोई केमिकल चेंज आ जाए उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इज द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन कांस्टेंट रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स। कि इनके जो रेशो है एटम की वो हर एलिमेंट में कांस्टेंट होती है। जैसे कि अभी हमने वाटर की एग्जांपल ली, H2O, 2H और 1 ऑक्सीजन, रेशो बनेगी 2:1। आप एक पानी का मॉलिक्यूल ले लें, आप एक गिलास पानी का ले लें, आप एक टब पानी का ले लें या आप एक ड्रम पानी का ले लें, जितना मर्ज़ी ज़्यादा पानी ले लें, रेशो चेंज नहीं होगी। हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की रेशो चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर आप रेशो चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो वाटर नहीं रहेगा। जैसे कि आप H2O को H2O2 बना देते हो तो वो वाटर नहीं है, वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज इनटू एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। आप एलिमेंट को एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन एटम को कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल दी, H2 और O2, ये दोनों थे एटम, यानी ये एलिमेंट है। इन एलिमेंट्स ने एक दूसरे के साथ कंबाइन किया, H2 भी एलिमेंट, O2 भी एलिमेंट, और ये बन गया H2O, वो भी एक एलिमेंट। एक डिफरेंट चीज़ बन गई। H2 एक गैस है, O2 ये भी एक गैस है। बनने वाली चीज़ लिक्विड बन गई जो कि एक डिफरेंट चीज़ है। तो इस तरह एलिमेंट बदल सकते हैं, लेकिन आप कहें कि H को आप I बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एटम को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये इसकी जो मॉडर्न थ्योरी थी, इसने बहुत सारी पीछे वाली थ्योरीज को गलत भी साबित किया और ये थ्योरी आज भी इसके काफ़ी पोस्टुलेट दुरुस्त तस्वर किए जाते हैं।
हिस्ट्री में अगर हम मज़ीद आगे एटम की हिस्ट्री को लेके चलें तो जोसेफ का नाम आता है, जोसेफ जॉन थॉमसन। इसने एक आइडिया दिया दैट एन एटम वाज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स scattered universally within the elastic sphere surrounded by a soap of the positive charges to balance the electronic charges। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आइडिया एक जनरेट हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन ये दो चीज़ें एटम के अंदर मौजूद होती हैं, तो ये होती दो चीज़ें लेकिन ये अरेंज कैसे होती हैं। जब ये दोनों चीज़ें डिस्कवर होगी ना तो तब एक कंसेप्ट आया कि ये दोनों चीज़ें अपने आप को अरेंज कैसे करती हैं। एटम में पॉजिटिव चार्जेस वाले जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे होती हैं और नेगेटिव वाली कहाँ पे होती हैं। तो ये एक जो कंसेप्ट था इसका सलूशन देने के लिए जोसेफ ने वर्क किया और जोसेफ ने कहा कि जैसे ये डायग्राम के अंदर है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बिखरी हुई होती हैं और आपस में मिक्स होती हैं, तो इसको प्लम पुडिंग की थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसके मुताबिक एटम सारा का सारा हार्ड होता है, जो कि बाद में अगेन ये कंसेप्ट भी गलत साबित हो गया था। लेकिन क्योंकि इसका ये कंसेप्ट तो गलत साबित हो गया था, लेकिन इसके बावजूद उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे 1906 में इसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। नोबेल प्राइज़ एक ऐसा काम करने पे साइंटिस्ट को मिलता है जो वाकई काफ़ी मुश्किल हो, तो इस पे इसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा भी गया। हिस्ट्री के अंदर हम कैथोड रे ट्यूब का जिक्र करते हैं। 9th क्लास के अंदर आपने ये देखा होगा कि एक ग्लास की बनी एक ट्यूब होती है, उसके दोनों सिरों पे हम दो तरह के वोल्टेज देते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये वोल्टेज काफ़ी हाई होता है और इस ट्यूब को फ्लोरेसेंट हम ट्यूब बोलते हैं, जो कि ग्लास की बनी होती है। और ये जो ट्यूब है इसका एक सिरा जिसे कैथोड और दूसरे सिरे जहाँ पे हम चार्जेस उसको एनोड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेज निकलती हैं कैथोड वाले सिरे से, तो इसलिए हम उन रेज को कैथोड रेज का नाम देते हैं। इसके बारे में भी जोसेफ ने जब वर्क किया यानी थॉमसन ने, तो उसने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी निकाली, स्मॉल मासेस और यानी ईएम रेशो निकाली, चार्ज ओवर मास रेशो, जो कि एक बहुत बड़ी फाइंडिंग थी उस दौर की। और उसमें इसने इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की, जो कि इसका फंडामेंटल पार्टिकल भी है एटम का। वो आगे फिर नेक्स्ट थ्योरीज हैं। ये थॉमसन ने इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज को यूज़ करके मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज पेश की और वो कहा कि जो ये पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया तो ये नेगेटिव फील्ड की तरफ जो ना वो अट्रैक्ट हो गई, मुड़ गई। तो ये बात शो करती थी कि हमेशा नेगेटिव चीज़ ही पॉजिटिव चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होती है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, ना ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, बल्कि नेगेटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो इस लिहाज से ये कंसेप्ट आ गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद जी रदरफोर्ड के वर्क की तरफ हम आते हैं। रदरफोर्ड ने एटम के दरमियान में असल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इसने न्यूक्लियस को ऐसे डिस्कवर किया कि इसने ऐसे ना दरमियान में एक गोल्ड की फॉइल रखी जो कि काफ़ी बरीक थी,
उसके एक साइड से यहाँ से उसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बम्बार्डमेंट की। जब उसने बम्बार्डमेंट की ना, यानी अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, असल में अल्फ़ा पार्टिकल उसने हीलियम के ही लिए तो उसने ये देखा कि वो पार्टिकल जब उस फॉइल से गुजरते हैं तो ज़्यादा पार्टिकल यहाँ पे जाके सीधे आके स्क्रीन पे जैसे थे वैसे ही जाके टकराती हैं। कुछ जो है ना वो कुछ एंगल पर मुड़ भी जाती हैं और बहुत चंद पार्टिकल टकरा के वापस आ जाते हैं। ये कुछ कंसेप्ट उसने लिए और उसने कुछ चीज़ें इसके रिज़ल्ट्स की बनाई। उसने ये रिज़ल्ट दिया कि एटम का टकरा के वापस आ जाना, यानी हीलियम पार्टिकल का दरमियान से टकरा के वापस आ जाना, ये बात की निशानदेही करता है कि एटम के दरमियान वाला जो हिस्सा ना वो काफ़ी हैवी होता है। उसने उस हैवी हिस्से को न्यूक्लियस का नाम दिया। बहुत सारे पार्टिकल का सीधा ही गुजर जाना ये बात साबित करता था कि एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो खाली है, क्योंकि अगर ज़्यादा हिस्सा खाली ना होता तो एटम के हीलियम के ज़्यादा पार्टिकल ना गुजरते। तो हीलियम के ज़्यादा पार्टिकल का गुजर जाना एटम के खाली होने को शो करता था। अगर हम इसको मॉडर्न थ्योरी के साथ इस कंसेप्ट को जोड़ें तो ऐसा ही है बिल्कुल कि एटम के हिसाब से न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। एटम का साइज़ बड़ा होता है लेकिन उसकी निस्बत न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। बाकी हिस्से में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही होती हैं लेकिन वो स्पेस को कवर नहीं करके रखती। वो हार्ड डेंस हिस्सा नहीं बनाते, बल्कि वो तो ऐसी जैसे एक जहाज़ है, वो एक स्पेस से गुजर गया तो गुजर गया, वहाँ पे कौन था, कुछ सड़क बनी हुई थी। तो जस्ट हम जो उसके मिदार या शेल शो करते हैं हम न्यूक्लियस के गेट इलेक्ट्रॉन्स के, तो वो असल में उसकी रिवॉल्विंग के पाथ हैं कि हम ये कंसेप्ट देते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजर सकता है। ज़रूरी तो नहीं कि वो वहीं से गुजरे, लेकिन 95% चांसेस उसी मिदार से गुजरने की होती हैं। इस वजह से हम उसका एक लाइन लगा के शो करते हैं कि जी यहाँ पे जो है ना वो न्यूक्लियस की मौजूदगी हो सकती है और वहाँ तक एटम का साइज़ हो सकता है। तो इस साइंटिस्ट की रदरफोर्ड की ये बहुत बड़ी फाइंडिंग थी, न्यूक्लियस को डिस्कवर करना। अब एटम के अंदर दो चीज़ें डिस्कवर ऑलरेडी हो चुकी थी, एटम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब जी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि तब साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर हम एक साइड पे एटम रख लें, एक साइड पे उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रख लें, लेकिन फिर भी एटम का साइज़ ज़्यादा होता है। इट मीन कि भी कोई चीज़ थी जिसको अभी तक साइंटिस्ट जो है ना वो डिस्कवर नहीं कर पाए। तो 1808 में जैसे कि डाल्टन ने कहा कि जो एटम है वो बिलियर्ड के बॉल की तरह की होती हैं, कि सॉलिड होती हैं, इंडिविजिबल होती हैं, जिसको मज़ीद आगे तोड़ा नहीं जा सकता। थॉमसन ने प्लम पुडिंग थ्योरी दी 1904 के अंदर, और उसने नेगेटिव पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए। रदरफोर्ड ने 1911 के अंदर ये डिस्कवर किया कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है, जबकि एटम के दरमियान में एक हैवी पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा मौजूद होता है, जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। नेक्स्ट जी, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये जो बेरिलियम के ऊपर जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि बेरिलियम के एलिमेंट की बम्बार्डमेंट की, बेरिलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट की अल्फ़ा पार्टिकल की, और अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट से उसने देखा कि बहुत सारी जो रेडिएशंस हैं वो टकरा के न्यूक्लियस को
दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं, यानी उसका न्यूक्लियस जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, तो वो साइज़ में तकरीबन इक्वल है प्रोटॉन के, यानी कि उसके जो न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। वो न्यूट्रॉन जो था साइज़ के हिसाब से प्रोटॉन जितना था, यानी मैस उसका प्रोटॉन के बराबर था, लेकिन उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं था। तो इस तरह जेम्स चैडविक ने एक और चीज़ न्यूक्लियस के अंदर डिस्कवर की जिसको हम न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। तो जेम्स चैडविक की इस फाइंडिंग के बाद एटम के अंदर टोटल 3 चीज़ें डिस्कवर हो चुकी हैं अब तक, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के। जी, अब हम एटम की बात करते हैं जी। जो थ्योरी है जो अभी तक हमने पढ़ा उसका अलमुख्तसर जो थ्योरी बनती है, जो खुलासा बनता है वो ये है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और पॉजिटिव, न्यूट्रॉन और न्यूट्रल। कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन इज एन एटम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमती हैं, जो उसके केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है, यानी यही डिसाइड करेगी कि ये एटम आगे जाके क्या करेगा, ये कैसे रिएक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन एक का होना वो डिसाइड कर रहा है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए या ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। इसी तरह नाइट्रोजन के पास आखिरी मैदान में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो 5 इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी ये बात डिसाइड कर रही है कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेनी है। इसी तरह हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो ये बात डिसाइड कर रहे हैं कि इसको किसी इलेक्ट्रॉन को ना लेने की ज़रूरत है ना किसी को देने की ज़रूरत है। तो यही जो प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से एटम दूसरे एटमों से मिलता है, यही प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। और इस केमिकल प्रॉपर्टी का इन्हिसार इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है। नेक्स्ट है जी, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मेक अप ऑफ मास ऑफ एन एटम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यही एटम का मास डिसाइड करती हैं, यानी इन्हीं के ऊपर एटम का मास डिपेंड करता है और यही मिलके एटम को स्टेबल भी करती हैं। आइडेंटिफाई ऑफ एन एटम इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम एटम को प्रोटॉन के नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, हीलियम में 2 प्रोटॉन है। तो ये चीज़ें डिसाइड कर रही हैं, इसी चीज़ों से हम एटम्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं, उनको हम एटॉमिक नंबर देते हैं और ये एटॉमिक नंबर डिपेंड करते हैं प्रोटॉन की तादाद पे। एटम ऑफ एन एलिमेंट with different number of neutrons are called isotopes. तो जो डिफरेंट एटम है जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद अगर मुख्तलिफ होगी तो उसे हम आइसोटोप्स बोलेंगे। आइसोटोप्स को अब हम देखते हैं जी। आइसोटोप्स की बिना पे 2 टर्म्स आती हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अभी तक हमने देखा कि एटम के अंदर 3 तरह की चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ई से, ई नेगेटिव से, प्रोटॉन को हम पी पॉजिटिव से और न्यूट्रॉन को ओ 0 से शो करते हैं, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता।
न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज तो वही होता है, लेकिन मास उसका प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इस तरह में पता ये चला कि एटम के अंदर 3 बेसिक चीज़ें हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जी ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के नीचे लिखा हुआ 8 और ऊपर लिखा हुआ 16, यानी 8 शो करता है कि इसमें 8 प्रोटॉन है, और ऊपर 16 शो करता है कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 16 है। इन दोनों को मजमूई तौर पर जमा करें तो तादाद 16 बनती है। तो इट मीन कि अगर 8 प्रोटॉन है तो 8 ही न्यूट्रॉन है, इसीलिए तो तादाद 16 है। तो ये बात हमें 2 चीज़ों को मेंशन करती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, यानी एटॉमिक नंबर कितना है, ये नीचे शो किया हुआ है, और एटॉमिक मास ये ऊपर शो किया हुआ है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मजमूई तौर पर एटॉमिक मास या मास नंबर, जबकि सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो इस तरह हम पीरियोडिक टेबल के अंदर इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। जैसा कि एटॉमिक इंफॉर्मेशन में एटॉमिक नंबर क्या है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, के एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है। इसी तरह एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। इसी तरह नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन द शेल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होते हैं जो कि उसका शेल बनाते हैं। ईच शेल कैन ओनली कैरी अ सेट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर मिदार में इलेक्ट्रॉन की एक फ़िक्स तादाद होती है, उससे कम ज़रूर हो सकती है लेकिन उसके अंदर मैक्सिमम तादाद फ़िक्स होती है। एक ही किस्म के एटम के अंदर हर मिदार के अंदर एटम की तादाद, इलेक्ट्रॉन की तादाद कांस्टेंट होगी। यानी अगर हम बात करें क्लोरीन की तो आखिरी मिदार में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जो मर्ज़ी ले लें उसके आखिरी मिदार में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे उसका जो मर्ज़ी आइसोटोप्स ले लें। इसी तरह नाइट्रोजन की बात करें तो उसके आखिरी मिदार में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप इसको कोई भी आइसोटोप्स ले लें, कोई भी एटम ले लें, उसके आखिरी मिदार में 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये ओवरव्यू है इसका जी, कि जैसे कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक मास 20 है, एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40 है। यानी इसमें 20 प्रोटॉन और 20 ही न्यूट्रॉन है और 20 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह हम इससे ये कंसेप्ट ले सकते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे। आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स क्या होती हैं? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ऐसा एटम जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, प्रोटॉन सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, ऐसे एटम को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन एटॉमिक मास को इफ़ेक्ट करता है, मास नंबर के ऊपर आता है, जबकि जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के ऊपर शो करता है, प्रोटॉन की तादाद को शो करता है। क्योंकि न्यूट्रॉन का ताल्लुक मास नंबर से है तो न्यूट्रॉन के बदलने से मास नंबर बदलेगा लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम में का एटॉमिक मास 6 भी है और 7 भी है। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो उसका 16 भी है, 18 भी है। इसी तरह हम सल्फ़र की बात करें तो 35 भी है और 37 भी है। तो इन सभी चीज़ों से हमें ये आइडिया निकलता है कि आइसोटोप्स में जस्ट उनके न्यूट्रॉन का फ़र्क होता है,
इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8। तो ये एक इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट आता है। बोहर मॉडल, बोहर ने इलेक्ट्रॉन के गिर्द एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट को डिस्कवर किया, जिसको शेल का नाम दिया है। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही मदार में हमेशा नहीं रहते, ये जंप करते रहते हैं एक मदार से दूसरे मदार में, लोअर से हायर ऑर्बिट में भी और हायर से लोअर ऑर्बिट में भी। बस फ़र्क ये है कि जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएंगे तो अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ करेंगे कहीं से अब्जॉर्ब करके, और अगर ये हायर से लोअर ऑर्बिट में आएंगे तो अपनी एनर्जी को डिक्रीज़ करेंगे, अपनी एनर्जी को खारिज करेंगे। खारिज करने के बाद अपनी एनर्जी को कम करके फिर वो छोटी वाली ऑर्बिट में जाएंगे, क्योंकि लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है और हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है। और इन्हीं की वजह से आगे फिर इनके स्पेक्ट्रम बनते हैं। अगर हाइड्रोजन का हम स्पेक्ट्रम लें तो इसे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी तरह हमने बोहर की थ्योरी को का थोड़ा सा व्यू ले लिया, तो हम रदरफोर्ड की थ्योरी का भी थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। रदरफोर्ड के मुताबिक, जो कि हमने नीचे डायग्राम बताई हुई है, इसके मुताबिक किस मदार में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे कि हम हाइड्रोजन की बात करें, हीलियम की बात करें, तो इसके पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैक्सिमम उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि न्यूक्लियस में 2 ही प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। इसी तरह लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 पहले मदार में और 1 तीसरे मदार में, दूसरे मदार में, जबकि इसकी न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन होते हैं। इट मीन कि ये जो आखिरी मदार में मौजूद एक ही इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे भी सकता है या साथ लेने वाली ऑप्शन इसके पास नहीं बचती, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेना इतना आसान काम नहीं है। तो ये शेल का कंसेप्ट बोहर का है और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट रदरफोर्ड का है। जैसे कि यहाँ पे मुख्तलिफ और भी एग्जांपल दी हुई हैं, बेरिलियम की, बोरॉन की, एल्यूमिनियम की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की। जैसे कि हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन के पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसके पास सोडियम है। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 पहले मदार में, 8 दूसरे मदार में और आखिरी मदार में 1 ही इलेक्ट्रॉन बचता है। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो इसके अंदर भी 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, 2 पहले मदार में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 6 दूसरे मदार में, क्योंकि आपको पता है जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उस एटम में इलेक्ट्रॉन भी होंगे।